हेलो एस्पायरेंट्स, 30 जैन की न्यूज आइटम्स देख लेते हैं। ये 12 न्यूज आइटम्स है जो द हिंदू न्यूज़पेपर से पिकअप की गई है। हम इनको डिटेल में देखेंगे। पहली न्यूज आइटम है, कोर्ट स्टॉप्स डिपोर्टेशन अंडर ट्रम्प ट्रैवल बैन। सो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प, यूएस प्रेसिडेंट ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इनिशिएट किया था जिसमें उन्होंने क्लियरली कहा कि 7 मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज से किसी को भी एंट्री नहीं दी जाएगी इन यूएसए। ये 7 मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज, 4 वेस्ट एशियन है और 3 अफ्रीकन है। ईरान, इराक, सीरिया, यमन, वेस्ट एशियन कंट्रीज, सूडान, लिबिया और सोमालिया। तो ये 3 अफ्रीकन कंट्रीज। तो ये 7 कंट्रीज से कोई भी पर्सन हो जो यूएस में एंटर होना चाहता है, वो ग्रीन कार्ड होल्डर हो, वैलिड वीजा होल्डर हो, उनको एंट्री नहीं दी जाएगी। तो ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इनिशिएट किया गया। ये 90 डेज ट्रैवल बैन है, 3 महीने के लिए। और जो सीरिया से रेफ्यूजीज आ रहे हैं उनके ऊपर इनडेफिनेटली बैन लगाया गया, उनको एंट्री नहीं दी जाएगी इन यूएसए एट ऑल। तो ये जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, ये इम्प्लीमेंट होने के बाद जुडिशियल ऑर्डर अब आया है कि जो डिपोर्ट किए जा रहे हैं लोग, तो जो मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज से यूएस एयरपोर्ट पे आ रहे हैं, उनको डिपोर्ट किया जा रहा है। तो उस डिपोर्टेशन पे जुडिशियल ऑर्डर ने स्टे लगा दिया है। तो ये जो जुडिशियल ऑर्डर है, ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को क्वेश्चन नहीं कर रहा है कि वेदर इट इज वैलिड और इनवैलिड, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशनली टू, इवन अंडर यूएस कॉन्स्टिट्यूशन रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन अलाउड नहीं है। तो इसीलिए इसके ऊपर भी केस ऑफकोर्स बनता है और एजुडिकेशन होगा। बट फिलहाल जो स्टे लगाया गया है वो सिर्फ डिपोर्टेशन पे है। तो ये जो केस है, तो ये मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री सीरिया भी जो है जिनमें रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं, पर डोनाल्ड ट्रम्प ने ये भी कहा था कि जो क्रिश्चियंस है सीरिया में, तो सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन इन सीरिया इज क्रिश्चियंस टू, तो क्रिश्चियन फैमिलीज को असिस्ट किया जाएगा। पर इस ट्रैवल बैन में इवन क्रिश्चियन फैमिलीज जिनके पास वैलिड यूएस वीजा है उनको भी दिक्कतें आ रही है। प्लस और जो एलिगेशन है वो ये है कि ये जो 7 मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज हैं, इनकी वजह से कोई टेररिस्ट अटैक नहीं हुआ है ऑन यूएसए। रादर जो यूएस टेररिस्ट अटैक्स हुए यूएस में और जिनमें लिंकेजेस आए हैं, तो वो लिंकेजेस पॉइंट करते हैं कंट्रीज को जो है सऊदी अरेबिया, यूएई, इजिप्ट। पर ये कंट्रीज इस लिस्ट में नहीं है। प्लस ये कहा जाता है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प के काफी स्ट्रॉन्ग बिजनेस लिंक्स है इन कंट्रीज से, तो इसीलिए ये कंट्रीज को एग्जेम्प्ट किया गया है। तो ऐसे एलिगेशंस भी लगाए जा रहे हैं। तो ये है रिगार्डिंग यूएस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, जिसकी लीगलिटी ऑफ कोर्स क्वेश्चनेबल है, क्योंकि नेशनैलिटी एक्ट जो है 1965 का, वो क्लियरली कहता है कि किसी के भी अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता ऑन ग्राउंड्स ऑफ रेस, सेक्स, नेशनैलिटी, प्लेस ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ रेसिडेंस। तो ऑफ कोर्स ये इसको वायलेट करता है ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। प्लस जो वीजाज ऑलरेडी इशू कर दिए गए हैं इन 2016, माइग्रेंट, नॉन इमिग्रेंट वीजा, सो ये वीजाज में से 5% जो है वो ये 7 कंट्रीज के लोगों को दिए गए हैं। तो ये सारे वैलिड वीजाज भी अब अप्रूव नहीं हो रहे, मतलब दे आर नॉट वैलिड एनीमोर। तो ये सारे इनिशिएटिव जो लिए जा रहे हैं, तो काफी सारी कंट्रीज यूएस बाउंड फ्लाइट्स को लेने ही नहीं दे रही है, मतलब बोर्ड ही नहीं करे। जो ये 7 नेशंस की कंट्रीज है जिनके पास वैलिड वीजाज है, ग्रीन कार्ड्स भी हो, पर उनको बाउंड नहीं करने दे रहे। यूएस बाउंड ट्रेन्स, यूएस बाउंड प्लेन्स बोर्ड करने नहीं दे रहे। तो अगर एक बार वो पहुंच जाएगी तो वहां से फिर डिपोर्ट किया जा रहा है और डिपोर्टेशन पे स्टे लगाया गया है। अगला न्यूज आइटम है, एनआईए सेट्स अप कैंप नियर कानपुर डिरेलमेंट साइट। तो ये कानपुर में जो डिरेलमेंट हुआ था इन नवंबर 2016, द इंदौर राजेंद्र नगर एक्सप्रेस ट्रेन डिरेलमेंट, इसके ऊपर ऑलरेडी थोड़े दिन पहले कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी ने अपना प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सबमिट किया, जिसमें उन्होंने क्लियरली कहा कि कोई साबोटेज का केस नहीं है। साबोटाज मीन्स कि इंटेंशनली डैमेज करने का कोई इनिशिएटिव नहीं लिया गया था। ये कोच में और जो वैगन है उनमें डिफेक्ट की वजह से ये प्रॉब्लम आई है। तो डिरेलमेंट का रीजन ये है। तो लेकिन जो टेररिस्ट एंगल है कि ये साबोटाज हुआ हो या कोई टेररिस्ट ने इम्प्लांट किया हो बॉम्ब्स वगैरह, इसकी भी पॉसिबिलिटी इन्वेस्टिगेट की जा रही है। तो ये नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इस मैटर को कंसिडर कर रही है, क्योंकि बिहार पुलिस ने थोड़े अक्यूज को डिटेन किया। उन्होंने कहा है कि आईएसआई, पाकिस्तान आईएसआई का प्लान था टू इम्प्लांट
बॉम्ब्स ऑन दी रेलवे ट्रैक्स एंड कॉज डिरेलमेंट्स। तो वो एंगल भी है, टेररिस्ट एंगल भी पॉसिबल है, वो इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है बाय एनआईए। तो उन्होंने अपना कैंप एस्टेब्लिश कर दिया इन कानपुर। तो यहाँ पे एक्सीडेंट इधर ही हुआ था और ये जो रेल कोचेज है वो स्टिल ट्रैक्स के आजू बाजू में पड़ी हुई है, तो अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अगला न्यूज आइटम है ऑयल स्पिल्स इन चेन्नई डूम्स टर्टल्स। तो ये चेन्नई में एन्नोर पोर्ट के पास दो शिप्स का कोलिजन हो गया, एक पेट्रोल डीजल से लोडेड थी और दूसरी एलपीजी टैंकर थी। तो इस कोलिजन की वजह से काफी सारा ऑयल स्पिल हुआ, जिसकी वजह से एनवायरमेंटल डिजास्टर होता है। तो ये इंटेंशनल या अनइंटेंशनल हो सकता है, ऑयल स्पिल्स जो होते हैं। तो ये ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से मेनली होता है और इसकी वजह से एनिमल्स को काफी दिक्कतें आती है। तो ये इवन जो शिप्स जनरली चलती है तो उनके उनके लीकेज की वजह से या ऑयल पाइपलाइंस जो उनके लीकेज की वजह से काफी टाइम ऑयल स्पिल्स होते हैं। तो ये जो एनिमल्स जो होते हैं उनको पूरा ये सूट से कवर हो जाते हैं, तो उनके लिए काफी हजार्डस होता है। वो जो प्रे कंज्यूम करते हैं या जो कंज्यूम करते खाना, उसमें भी अगर ऑयल पार्टिकल्स हो गए जो ये, तो उसकी वजह से उनको टॉक्सिसिटी हो जाती है, पॉइजनिंग हो जाती है, डिफिकल्टी हो जाती है उनको इन इवन सर्वाइवल। फिर इस ऑयल स्पिल्स को एलिमिनेट करने के लिए जो प्रिवेंशन टू एंड करने के लिए जो स्टेप्स लिए जाते हैं, तो एक है डिस्पर्जन। तो ये जो ऑयल स्पिल है उसको डिस्पर्स करने के लिए केमिकल्स यूज किए जाते हैं। तो केमिकल्स आप यहाँ देख रहे हैं एयरक्राफ्ट से इसको डाले जा रहे हैं। तो ये केमिकल्स की वजह से जो ये ऑयल पार्टिकल्स है वो डिस्पर्स हो जाएंगे, मतलब वो स्प्लिट हो जाएंगे इनटू स्मॉलर ड्रॉपलेट्स एंड इजीली डिस्पर्स हो जाएंगे। तो ये टेक्निक है। सेकेंड टेक्निक है बर्निंग। तो इसके अंदर बूम्स बनाए जाते हैं। तो ये बूम्स है लॉन्ग फ्लोटिंग बैरियर्स। तो एक पूरा बैरियर बना जाता है अलोंग द ऑयल स्पिल। तो इसके अंदर कंटेन रहे ऑयल स्पिल और फिर यहाँ पे या तो हाइड्रोकार्बन को बर्न किया जाए, तो ये एक इनिशिएटिव लिया जाता है, या तो फिर स्किम किया जाए। तो ये बूम्स डाल के फिर स्किमिंग, तो ऑयल जो ये शिप्स होती है उनमें स्किमर्स होते हैं, तो वो ऑयल जो सरफेस पे उसको क्लियर कर लेती है। तो ये वेरियस टेक्निक्स है, काफी सारी नई टेक्नोलॉजीज भी काफी आती है कि ऑयल स्पिल्स को कैसे टैकल किया जाए। तो ये सारे इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं। अगला न्यूज आइटम है जाट्स बिगिन कोटा स्टर इन हरियाणा। तो हरियाणा में जाट्स कोटा के लिए, रिजर्वेशन के लिए काफी टाइम से एजिटेशन कर रहे हैं। इनमें प्रीवियस जो एजिटेशन हुआ था उसमें 30 लोगों की जाने जा चुकी है, इवन काफी सारी प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हुई है। तो अभी इस बार स्टेट गवर्नमेंट फुल बंदोबस्त के साथ है। इवन जो एजिटेशन अभी हो रहा है वो भी उन्होंने पीसफुली रखा है। और सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ने ऑलरेडी सेक्शन 144 ऑफ सीआरपीसी इम्पोज कर दिया इन ऑल सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट्स। तो सेक्शन 144 के अंदर मैजिस्ट्रेट को स्पेशल पावर्स मिलते हैं कि किसी भी पर्सन को एब्सटेन किया जाए ऑन वेरियस ग्राउंड्स। और फिर असेंबली ऑफ 5 or more people in about 500 meters ऑफ नेशनल और स्टेट हाईवे या रेलवे स्टेशन के पास भी प्रोहिबिट किया गया है, तो असेंबली नहीं कर सकते। तो ये सारे प्रोविजंस इम्पोज किए जा रहे हैं टू एंश्योर दैट प्रोटेस्ट डू नॉट गो आउट ऑफ हैंड। तो जाट एजिटेशन जो है वो स्टार्ट हुआ था इन 2008 और ये जाट्स जो है ये एक पॉपुलेशन ग्रुप है, एथनिक ग्रुप है, ये पॉलिटिकली काफी इन्फ्लुएंशियल है। ये मेजरली फार्मिंग कम्युनिटी है, मेजरली इनका पॉपुलेशन हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, यूपी यहाँ पे लोकेटेड है। और ये चाहते हैं कि इनको रिजर्वेशन दिया जाए अंडर ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस कैटेगरी। पर स्टेट गवर्नमेंट, हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट ने इनको इंश्योर किया था कि इनको इकोनॉमिकली बैकवर्ड कैटेगरी में कोटा दिया जाएगा। और इवन जो कोटा है उसको 10% से 20% तक इंक्रीज किया जाएगा। इवन जो एनुअल सीलिंग है इनकम पे इसके अंदर इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस में, उसको 2.5 लाख से 6 लाख तक इंक्रीज किया जाएगा। तो ये सारे प्रोमिसेस किए गए थे। पर फिर फाइनली जब 2012 में हरियाणा गवर्नमेंट ने बैकवर्ड स्टेटस दिया जाट्स को अलोंग विथ 4 अदर कास्ट, तो 5 कास्ट को ये बैकवर्ड स्टेटस दिया गया था विथ 10% कोटा। तो ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था, स्टेट गवर्नमेंट का। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी उनको ओबीसी स्टेटस दिया जाट्स को, और सुप्रीम कोर्ट ने ये सेंट्रल गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया। तो इसकी वजह से एक सेटबैक भी हुआ है। पर अभी फिर से एजिटेशन स्टार्ट हुए, क्योंकि इवन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि वो
ये जो जाट लीडर्स है उनसे कहा था कि वो कम्प्लीटली इनके डिमांड को सपोर्ट करेंगे। तो अब फिर से एजिटेशन हो रहा है फॉर रिजर्वेशन। ये सेक्शन 144 के बारे में है। तो ये जो लॉ है अंडर सीआरपीसी, तो ये इम्पोज किया जाता है गिविंग द पावर टू अ मैजिस्ट्रेट टू ऑर्डर अ पर्सन टू एब्सटेन फ्रॉम एन एक्ट। मतलब कोई भी एक एक्ट को कर रहे हैं जिसकी वजह से डेंजर टू ह्यूमन लाइफ है या अनॉयंस हो सकता है, किसी को इंजरी हो सकती है किसी को, तो उसको डिस्टेन किया जाए। तो ये सेक्शन 144 है जो इम्प्लीमेंट किया गया है। फिर अगला न्यूज आइटम है एटॉमिक क्लॉक ऑफ इंडिजीनियस नेविगेशन सैटेलाइट्स डेवलप स्नैग। तो ये नाविक, ये इंडिजीनियसली बिल्ड सैटेलाइट्स बेस्ड पोजिशनिंग सिस्टम है। जैसे यूएसए का ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है, ये रीजनल पोजिशनिंग सिस्टम है। तो ये इंडिया इंडिजीनियसली सैटेलाइट्स डेवलप किए। ये नाविक का फुल फॉर्म है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन। तो ये कॉन्स्टेलेशन ऑफ 7 सैटेलाइट्स है जिनको लॉन्च किया गया है इन स्पेस और उनको ऑर्बिट में डाला गया है। और ये ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जो यूएसए ओपन सोर्स रखा है, मींस इट्स ओपन टू एनीवन, वो यूएसए को बिलोंग करता है। तो इट कैन रिवोक इट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कि अभी जीपीएस अवेलेबल नहीं होगा। तो उन केसेस में इंडिया को भी अपना पोजिशनिंग सिस्टम चाहिए इन प्लेस, इसीलिए इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। काफी सारी कंट्रीज ने इनिशिएटिव्स लिए फॉर हैविंग देयर ओन पोजिशनिंग सिस्टम्स, जैसे कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने गैलीलियो डेवलप किया है, रशिया ने ग्लॉसनेस डेवलप किया है, इवन चाइना ने बीडो BEIDOU करके सैटेलाइट पोजिशनिंग सिस्टम्स डेवलप किए। तो अभी जो इंडिया ने नाविक जो सैटेलाइट पोजिशनिंग सिस्टम डेवलप किया है, इसमें 7 सैटेलाइट सारी लॉन्च हो चुकी है, इन ऑर्बिट है। IRNSS मतलब इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। तो IRNSS 1A से लेके 1G तक सारे सैटेलाइट्स ऑर्बिट में है। तो लास्ट 1G जो है उसको अप्रैल 2016 में ही लॉन्च किया गया है। तो ये रिसेंट लेटेस्ट लॉन्च हुआ था। तो इनमें से जो फर्स्ट सैटेलाइट है RNSS 1A, उसके अंदर जो एटॉमिक क्लॉक्स है उनमें प्रॉब्लम आई है। तो ये टेक्निकल प्रॉब्लम आई है इन द वन फर्स्ट सैटेलाइट व्हिच वाज लॉन्च्ड। तो ये हर सैटेलाइट में 3 रुबिडियम टाइम कीपर्स है। तो पहला रुबिडियम टाइम कीपर जो था इन IRNSS 1A, पहले वो फंक्शन नहीं कर रहा था, उसके बाद बाकी 2 भी फेल हो गए। तो इस वजह से IRNSS 1A करेक्ट क्लियर वैल्यू नहीं दे पा रही है, कोर्स वैल्यूज दे रही है। काफी सारे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं तो रिवाइव दिस क्लॉक्स एज सच, द रुबिडियम एटॉमिक क्लॉक्स। तो हम देखते हैं इसके ऊपर क्या डेवलपमेंट्स हो सकते हैं। तो बाकी 6 सैटेलाइट्स करेक्टली फंक्शन कर रही है, IRNSS 1A में दिक्कतें आई है। ये नाविक के बारे में है। तो ये है इंडिया का रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। सो इसमें 7 सैटेलाइट्स जो उसमें से 3 जियो स्टेशनरी है और 4 जियो सिंक्रोनस। सो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स भी सबसेट ऑफ जियो सिंक्रोनस ही है। जियो सिंक्रोनस मींस देयर ऑर्बिटल पीरियड, मतलब एक ऑर्बिट कवर करने को जो टाइम लगेगा दैट इज सेम एज अ पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ, तो मतलब 1 डे। तो ये इसको जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट बोलते हैं। तो ऐसी ऑर्बिट्स कैसे भी इंक्लिनेशन पे हो सकती है, पर जो ये जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट एट the level of the equatorial plane होगी, parallel to equatorial plane और perpendicular to the plane of axis of the earth, तो वो plane को जियोस्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं। वो प्लेन में जो ऑर्बिट है, जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट है, उसको जियोस्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं। तो इसमें 3 सैटेलाइट जियोस्टेशनरी ऑर्बिट में है, 4 जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में। और ये कवरेज जो देगा वो 1500 किलोमीटर बियॉन्ड इंडियाज बॉर्डर्स है। तो इवन ये नेबरिंग कंट्रीज के लिए भी यूजफुल हो सकता है। तो ये IRNSS के बारे में है, वही डिटेल दिया गया है यहाँ पे। तो इसमें 3 एक्यूरेट रुबिडियम एटॉमिक क्लॉक्स है हर एक सैटेलाइट में, हर एक 7 सैटेलाइट में। यहाँ पे फर्स्ट सैटेलाइट के IRNSS 1A के इन रुबिडियम एटॉमिक क्लॉक्स में प्रॉब्लम आ गई है। अगला न्यूज आइटम है सुप्रीम कोर्ट साइड्स चोला किंग इन ऑर्डर। तो ये साउथ इंडियन रूलर थे चोला किंग इन 250 BC। इनका नाम था मनुनिधि चोलान, उनको फेमसली कहा जाता है एलारा। तो ये किंग अपने जस्टिस के लिए फेमस थे। तो इनको एक परफेक्ट जज की तरह माना जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने इनका एग्जाम्पल दिया इन अ पर्टिकुलर केस। तो ये पिटिशन फाइल किया गया था फॉर ऑन क्वेश्चनिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ जस्टिस खेर एज द 44th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया।
क्वेश्चन इसीलिए उठाए जा रहे थे क्योंकि जस्टिस खेर उस बेंच को के मेंबर थे जिन्होंने एनजेएसी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया, द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स को भी रिजेक्ट कर दिया। तो इस बेसिस पे कि इन्होंने फेयरनेस नहीं दिखाई और इक्वल एलिजिबिलिटी नहीं है इनकी, इसीलिए कि ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन सके। तो इस पिटिशन को कंप्लीटली रिजेक्ट किया गया, ये चैलेंज को डिसमिस किया गया है बाय द जो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, और उन्होंने यहाँ पे एग्जांपल वही दिया कि जरूरी नहीं है कि सारे जजमेंट्स जो सुप्रीम कोर्ट के हो वो गवर्नमेंट के फेवर में हो, और जो जजमेंट्स है उसमें फुल फेथ दिखाई जाती है बाय द जुडिशियरी, जैसे एलारा किंग ने दिखाई थी। तो उनका फेमस लेजेंड है कि उन्होंने अपने खुद के बेटे को डेथ सेंटेंस दिया था कि वी क्रश्ड अंडर द चैरियट, क्योंकि उनकी वजह से एक काफ की मौत हो गई। तो उनकी गाड़ी काफ के ऊपर से चढ़ गई, तो काव को जस्टिस देने के लिए उन्होंने अपने खुद के बेटे की डेथ प्रोनाउंसमेंट कर दी। तो ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं रिगार्डिंग जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स। तो जुडिशियल ऑफिसर्स जो है वो इतनी इंटीग्रिटी दिखाते हैं, तो इसीलिए ऐसे कोई जजमेंट की वजह से या ऐसे कोई जो केस हुआ है उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट जजेस की एलिजिबिलिटी को नहीं क्वेश्चन किया जा सकता। वो सीनियरिटी लेवल से ही आए हैं। द सीनियर मोस्ट जज इज to be made the Chief Justice of India, and Justice J.S. Kher was the senior most judge, and he has been appointed. So, and there is no petition, no question of challenging it. अगला न्यूज आइटम है IT मिनिस्ट्री urges tax shops for PC manufacturers too. तो जो मोबाइल हैंडसेट्स और टैबलेट मैन्युफैक्चरर्स है उनको टैक्सेशन एग्जेम्पशंस दिए जाते हैं। तो क्योंकि उनको जैसे कि ये काउंटरवेलिंग ड्यूटीज और कस्टम ड्यूटीज है जो इम्पोज की जाती है, तो एक्साइज ड्यूटी तो सिर्फ 1% की है, पर काउंटरवेलिंग ड्यूटी 12% की है। मतलब काउंटरवेलिंग ड्यूटी मतलब इम्पोर्ट्स पे ये ड्यूटीज इतने लगाते हैं कि वो काफी कॉस्टली हो जाए, तो इनको काउंटरवेलिंग ड्यूटीज कहा जाता है, टू इवन नो कर्टेल इम्पोर्ट्स फ्रॉम पर्टिकुलर कंट्री। तो ये जो ड्यूटीज है इनसे एग्जेम्पशन दिया जाए इवन फॉर पीसीज एंड सर्वर्स। सो ऐसे एग्जेम्पशंस दिए जाए, ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री का रिक्वेस्ट है टू दी फाइनेंस मिनिस्ट्री, क्योंकि अभी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी इंप्लीमेंट होगा, तो काफी सारे कमोडिटीज पे कैसे टैक्सेशन लगेंगे वो सब फाइनलाइज हो रहा है। तो ये उन्होंने कहा है कि ये डिफरेंशियल ड्यूटीज की वजह से काफी सारे मोबाइल कंपनीज ने, स्मार्टफोन कंपनीज ने अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इंडिया में ही ओपन किए, जिसकी वजह से काफी एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है। तो जो ये यूनिट्स है उनको भी कैपिटल गुड्स जो उनको लगते हैं फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, उन पे भी उनको एग्जेम्पशन देना चाहिए फ्रॉम कस्टम ड्यूटी एंड काउंटरवेलिंग ड्यूटीज। तो ये भी एक डिमांड आया है। प्लस उन्होंने ये भी कहा है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो होता है इन सॉफ्टवेयर एंड चिप डिजाइन इंडस्ट्री, उनको भी इनकम टैक्स बेनिफिट्स देने चाहिए। तो ये सारे रिक्वेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्ट्री के आए हैं। अगला न्यूज आइटम है Nomura sees Trumponomics having minimal impact on India. So Nomura एक जापानीज फाइनेंशियल फर्म है, उन्होंने कहा है कि Trumponomics, जो ट्रम्प यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प की जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज है तो उसको ये रेफर करती है। जैसे कि उन्होंने काफी इनिशिएटिव्स दिए, उन्होंने कहा है कि फिस्कल स्टिमुलस लाया जाएगा, ग्रोथ एक्सपांड करने के लिए इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे। इवन फेडरल बैंक जो है यूएस की, सेंट्रल बैंक ऑफ यूएस, उन्होंने ऑलरेडी फेड हाइक्स किए हैं, तो इंटरेस्ट रेट्स हाइक हो चुके हैं 2 बार इन दिस ईयर इटसेल्फ। तो ये सारे इनिशिएटिव्स लिए गए, प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स जो लिए जा रहे हैं बाय यूएसए, जैसे कि टीपीपी, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से भी यूएसए ने बैकआउट कर दिया है, एनकरेजिंग प्रोटेक्शनिज्म, इवन जो इमिग्रेंट पॉलिसीज मॉडिफाई हो रही है। तो ये सारे जो इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं अंडर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प, इनके कॉन्सिक्वेंसेज हो गए, तो उसको रेफर करने के लिए ये पॉलिसीज को ट्रम्पोनॉमिक्स कहा जाता है। और ये जापानीज फाइनेंशियल फर्म कह रही है कि ये ट्रम्पोनॉमिक्स का इंडिया पे मिनिमल इम्पैक्ट होगा, जो अच्छी बात है। अगला न्यूज आइटम है फाइनेंस मिनिस्ट्री में एड रेल सेफ्टी फंड। तो ये प्रपोजल आया है कि राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष, नेशनल रेलवे सेफ्टी फंड, जो अनिल काकोडकर कमेटी अपॉइंट की गई थी इन 2012, जिनके रिपोर्ट उन्होंने सबमिट किया था, तो ये कमेटी ने रेलवे सेफ्टी पे अपने रिकमेंडेशंस दिए। तो उनमें उन्होंने ये भी कहा था कि एक फंड भी एस्टेब्लिश किया जाए। उनके हिसाब से अराउंड 1 लाख करोड़ की जरूरत है ओवर 5 ईयर पीरियड टू एंश्योर सेफ्टी ऑन द रेलवेज।
तो ये 5 ईयर पीरियड के लिए राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष एस्टेब्लिश किया जाए, ऐसा फाइनेंस मिनिस्ट्री ने प्रपोजल फॉरवर्ड किया है टू द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो ये जो फंडिंग होगा इसमें ये यूज किया जाएगा फॉर वेरियस पर्पसेस लाइक इम्प्रूवमेंट ऑफ ट्रैक्स, ब्रिज रिहेबिलिटेशन, रोलिंग स्टॉक रिप्लेसमेंट, मतलब जो कोचेस वगैरह जो है उनको रिप्लेस करने के लिए, एचआरडी ट्रेनिंग, इंस्पेक्शन सिस्टम्स इंप्लीमेंट करने के लिए, लेवल क्रॉसिंग्स को एलिमिनेट इम्प्रूव करने के लिए सारे इनिशिएट मनी जो फंडिंग है उसको यूज किया जाएगा। तो ये नॉन लैप्सेबल फंड होगा, मतलब एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर या समथिंग ये लैप्स नहीं होगा, नॉन लैप्सेबल फंड। ऐसा पहले भी एक फंड एस्टेब्लिश किया गया था इन 2001, स्पेशल रेलवे सेफ्टी फंड। तो इसमें 17,000 करोड़ अक्यूमुलेट किए गए थे, आउट ऑफ विच 5,000 करोड़ एक सेफ्टी सरचार्ज, पैसेंजर फेयर्स पे एक सेफ्टी सरचार्ज डाला गया था, उसमें ये फंडिंग आया। बाकी का 12,000 फाइनेंस मिनिस्ट्री एक्सचेकर के थ्रू आया था। तो वैसे ही अभी फिर से राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष भी एस्टेब्लिश किया जाएगा। तो जो अनिल काकोदकर कमेटी है रेलवे सेफ्टी पे, उन्होंने अपने रिकमेंडेशंस दिए थे, उनमें 3 मेजर रिकमेंडेशन है। एक है अडॉप्टिंग एडवांस सिग्नलिंग सिस्टम, जैसे यूरोपियन एडवांस सिग्नलिंग सिस्टम है वैसे इंडिया में भी अडॉप्ट किया जाए ऑल थ्रू आउट द एंटायर रूट इन 5 years। दूसरा उन्होंने सजेस्ट किया कि सारे मैन्ड अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग जो है उनको एलिमिनेट किया जाए इन 5 years। और तीसरा फाइनली जो इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशन था वो ये था कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री डिजाइन कोचेस जो है आईसीएफ डिजाइन कोचेस, उसको एलएचबी डिजाइन कोचेस से रिप्लेस किया जाए। तो लिंक हॉफमैन बुश डिजाइन कोचेस, ये जो जर्मन डिजाइन कोचेस है उनसे रिप्लेस किया जाए, क्योंकि इसमें काफी सारे एडवांटेजेस है। तो ये जो एलएचबी कोचेस है वो एंटी टेलीस्कोपिंग प्रॉपर्टी उनके पास। तो एंटी टेलीस्कोपिंग मीन्स इट विल नॉट फ्लिप ओवर, सो यू नो अदरवाइज जब भी एक्सीडेंट्स होते हैं तो ये कोचेस टोटल हो जाती है, मतलब उल्टी हो जाती है कंप्लीटली। तो एलएचबी कोचेस में ये एंटी टेलीस्कोपिंग फीचर है, तो वो एक इम्पॉर्टेंट बात है। दूसरा है कि वो स्टेनलेस स्टील से बनाया गया है, तो इट्स कंपेयर टू माइल्ड स्टील इट इज लेस डक्टाइल, लेस हेवियर, सो इवन शॉक एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी भी काफी हाई है एलएचबी कोचेस की। तीसरा है डिस्क ब्रेक्स जो है एलएचबी कोचेस में वो शॉर्टर स्टॉपिंग डिस्टेंस भी अलाउ करते हैं, तो वो क्विकली रेल स्टॉप भी कर सकते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। फिर दूसरा है कपलिंग सिस्टम इन एलएचबी कोचेस, तो जो दो कोचेस के बीच में कपलिंग होता है, तो ये कपलिंग सिस्टम जो है वो एलएचबी कोचेस का रिलेटिव मोशन भी रिड्यूस करता है। मतलब नहीं तो जनरली होता है कि इम्पैक्ट की वजह से जो पीछे का कोच है वो पूरा पहले कोच के ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन जो कपलिंग सिस्टम एलएचबी का है उसमें ये नहीं होगा। और फाइनली जो एलएचबी कोचेस है उनका व्हील बेस शॉर्टर है, तो इस वजह से शार्प कर्व्स हाई स्पीड पे टर्न लेने में उनको दिक्कत नहीं आती। तो इसीलिए एलएचबी कोचेस को ही डिजाइन के बेसिस पे ही सारे कोचेस इंडिया में होने चाहिए, ऐसा रिकमेंड किया गया बाय अनिल काकोदकर कमेटी। राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष जो एस्टेब्लिश करना है कोष, इसमें से 60% जो है वो फंडिंग गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, बाकी का जो 40% है वो या तो सेफ्टी सेस से आए या मार्केट बोरिंग से आए। और 25% इसमें से यूज किया जाएगा फॉर रोलिंग स्टॉक अपग्रेडेशन, मतलब जो कोचेस वगैरह उनको अपग्रेड करने के लिए, एडवांस अवॉइडेंस सिस्टम लाने के लिए, ट्रेन कोलिजन अवॉइड करने के लिए ये सारे इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे। फिर ओवर ब्रिजेस, अंडर ब्रिजेस एक्सेट्रा, एलिमिनेशन ऑफ लेवल क्रॉसिंग्स, ये सब भी किया जाएगा। फिर अगला न्यूज आइटम है आधार नंबर प्रिंटेड ऑन पेपर परफेक्टली वैलिड सेंटर। तो ये यूआईडीएआई, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने वार्निंग इशू की है कि कोई भी अनऑथराइज एजेंसी आधार नंबर्स प्लास्टिक कार्ड पे प्रिंट करके उनको स्मार्ट कार्ड्स की तरह सेल करे ना, क्योंकि ये कोई वैलिड ऑथराइज्ड फंक्शन नहीं है उनका, ये अनऑथराइज प्रिंटिंग है और इसमें उनको पनिशमेंट भी हो सकता है क्योंकि क्रिमिनल ऑफेंस है अंडर आधार एक्ट ऑफ 2016। तो आधार प्रिंट आउट लेने की कोई जरूरत नहीं है, आधार के स्मार्ट कार्ड लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आधार कार्ड गुम भी जाता है तो आप उसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये क्लैरिफिकेशन दिया गया है बाय द गवर्नमेंट यूआईडीएआई। तो ये सारे बेनिफिट्स है जो आधार के, तो ये इंक्लूजन आएगा, मतलब जो मार्जिनलाइज भी है, जो पुअर भी है, उनको भी एक आइडेंटिफिकेशन दिया गया है, तो उनको इंक्लूड भी किया जाएगा। तो फोकस इंक्लूजन पे आएगा। पोर्टेबल आइडेंटिटी, मतलब ऑल ओवर इंडिया कहीं भी हो आपकी आइडेंटिटी आपके साथ रहती है। तो मोबिलिटी भी आता है कि आप जहां भी हो आपको अगर पेमेंट ट्रांजेक्शन जो भी करने हैं वो हो पाएंगे।
इंडिविजुअल एंटाइटलमेंट्स भी कर सकते हैं इसमें। पहले फैमिलीज को एंटाइटलमेंट्स किया जाता था, अब इंडिविजुअल एंटाइटलमेंट्स भी हो सकते हैं विद आधार। और फिर रिड्यूस ट्रांजैक्शन कॉस्ट हो गए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन हो गए तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट रिड्यूस होगा। इवन आधार एनेबल्ड एप्लीकेशंस भी काफी सारे हैं, तो पेमेंट प्लेटफॉर्म्स की तरह भी उन्हें यूज किया जा सकता है। तो ये सारे बेनिफिट्स है आधार के। अगला न्यूज आइटम है द रेलवे बजट अ रिक्विम। तो ये जो इंडियन रेलवे बजट है 2017 फर्स्ट ईयर होगा जब रेलवे बजट और जनरल बजट सेपरेट नहीं बट मर्ज करके सबज्यूम करके सिंगल बजट अनाउंस किया जाएगा। तो ये जो सेपरेट रेल बजट है वो फर्स्ट टाइम रिकमेंड किया गया था बाय एक्वर्ट कमेटी इन 1920 अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। तो तब जो फाइनेंस मिनिस्ट्री थी उनका बजट काफी लो था। जनरल बजट वाज फार मोर देन दी ओवरऑल जनरल बजट। तो रेलवे बजट को इसीलिए सेपरेट रखा जाए, उनके फाइनेंसेस सेपरेट रखे जाए, इसीलिए रिकमेंडेशन दिया गया था और इम्प्लीमेंट किया गया था। तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस टू भी ये था कि रेलवे का रेवेन्यू 6% ज्यादा था देन जनरल रेवेन्यू। तो इसीलिए जब तभी भी गोपाल स्वामी अयंगर कमेटी जो बिठाई गई उन्होंने भी रिकमेंड किया कि इनको सेपरेट ही रखा जाए, जो सेपरेशन है उसको कंटिन्यू करें। तो ये सारे रिकमेंडेशंस तब थे, पर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रेलवे बजट श्रिंक होते गया है। उनके जो फंड बेनिफिट है, जो ओवरऑल जो वैल्यू है, तो ये रेलवे बजट 1970s में 30% हो गया था ऑफ जनरल रेवेन्यूज, और 2015-16 में इट इज एज लो एज 11.5%। सो रेवेन्यूज काफी लो हो गए अब रेलवे बजट के, तो इट इज हाई टाइम कि दोनों को मर्ज किया जाए। तो रेलवे बजट को काफी प्रॉब्लम्स भी आई है ओवर द पीरियड ऑफ इट्स ऑपरेशन। तो इन दिक्कतों के मेजर रीजंस थे कि पैसेंजर फेयर्स काफी लो है और इनको क्रॉस सब्सिडाइज किया जाता है, मतलब फ्राइट चार्जेस जो है गुड्स ट्रांसपोर्ट करने के चार्जेस काफी हाई है। तो यहाँ पे फेयर्स हाई है और यहाँ पे लो है, तो इस वजह से इवन पैसेंजर फेयर्स लो रहे हैं और फ्राइट चार्जेस हाई होने की वजह से काफी समय पे रोड ट्रांसपोर्ट चीप हो जाता है, तो जिसकी वजह से अगेन रेलवेज को सफर करना पड़ता है, इट लूजेस बिजनेस। दूसरा है कि रेलवेज ने अपना कोर एरिया ऑफ ऑपरेशन छोड़ के बाकी सारे एस्पेक्ट्स में भी ध्यान देना शुरू किया, जैसे केटरिंग वगैरह, तो उससे भी उसकी सर्विसेज अफेक्ट होती है। और 1990s में भी एग्जाम्पल था कि ऑयल पाइपलाइंस ले डाउन किए जा रहे थे, तब अगर रेलवेज ने कोई इनिशिएटिव लिया होता तो इसमें उनका जो इतना सारा बिजनेस लॉस हुआ, ये प्रॉफिटेबल बिजनेस था, जो लॉस हुआ वो रुक जाता। तो अभी जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ट्रांसपोर्ट है वो सिर्फ 10% है। पहले उस टाइम पे 75% जो था प्रॉफिटेबल बिजनेस रेलवेज का वो ऑयल ट्रांसपोर्ट का था, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ट्रांसपोर्ट का। तो इसीलिए इनिशिएटिव्स सही समय पे सही डिसीजन नहीं लेने की वजह से काफी सारे लॉसेस भी रेलवेज को उठाने पड़े। तो अब ये रेलवेज फाइनली मर्ज हो जाएगी जनरल बजट में और वो अपने कोर सेक्टर्स पे कंसंट्रेट करे और अपना प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करे, फ्लाइट ऑपरेशंस इन प्लेस लाए, तो फिर से वो प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। अगला न्यूज आइटम है लिविंग डेंजरसली इन द हैकर्स शैडो इन अ लेस कैश इकोनॉमी। ये लास्ट न्यूज आइटम है। तो ये हम देख रहे हैं कि डिमोनेटाइजेशन की वजह से डिजिटाइजेशन को काफी पुश मिला है और इस वजह से काफी ट्रांजैक्शन, डिजिटल ट्रांजैक्शंस भी इंक्रीज हुए, पर इनके साथ हैकर्स का भी थ्रेट आता है। तो जो अभी फिलहाल जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस जनरली यूज किए जाते हैं, एक है मोबाइल बेस्ड सिस्टम्स। सो मोबाइल पे एप्लीकेशंस होते हैं, बैंकिंग एप्लीकेशंस वगैरह होते हैं, तो उनको यूज करके ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं। इवन एनपीसीआई जो है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उन्होंने एक ऐप डेवलप किया है, भीम ऐप, भारत इंटरफेस फॉर मनी। तो सारे जो बैंक्स इसके अंदर है, यूपीआई जो यूनिवर्सल पेमेंट इंटरफेस जो एनपीसीआई ने एस्टेब्लिश किया, उसके अंदर जिन्होंने भी ऐड किया है अपने आप को, तो वो सारे यहाँ पे भीम एप्लीकेशन पे भी यूज किए जा सकेंगे। ये मोबाइल बेस्ड सिस्टम्स भी होते हैं। प्लस दूसरा है मोबाइल वॉलेट्स। तो मोबाइल वॉलेट्स अब मोबाइल बेस्ड सिस्टम से अलग है, क्योंकि मोबाइल वॉलेट्स में ये जैसे एक वॉलेट होता है आपके पास फिजिकल वॉलेट, उसमें आप थोड़ा पैसा डालोगे, तो वैसे ही ये मोबाइल वॉलेट्स में भी थोड़ा मनी डाला जाता है, तो उसमें से फिर ट्रांजैक्शन किए जा सकते हैं गिव एंड टेक। तो ये इसके लिए जरूरी है कि जो आप जिससे खरीद रहे हो और जो बेच रहे हैं दोनों के पास सेम ऐप हो, मतलब मोबाइल वॉलेट ऐप सेम हो दोनों का, तो ये ट्रांजैक्शन हो सकता है। अब ये मोबाइल बेस्ड सिस्टम्स में जो है
कंज्यूमर का पूरा बैंक अकाउंट डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है। तो इस वजह से कंसर्न जो है, रिस्क है वो काफी हाई है। अगर ये हैकर्स के पास गया तो काफी सारा पूरा बैंक का अकाउंट डेटा सारा कंज्यूमर का हैकर के पास जाता है। पर मोबाइल वॉलेट्स के बारे में ये नहीं हो रहा है, क्योंकि मोबाइल वॉलेट्स में जितना पैसा है बस उतना ही एक्सपोज हो रहा है। तो ये एक बेनिफिट भी है। But then encryptions in these mobile-based applications is as good as encryptions on banking websites. तो वो जरूरी है, सिक्योरिटी फीचर्स जरूरी है ताकि कोई हैकिंग ना हो। तो ये एक एस्पेक्ट है। मोबाइल वॉलेट्स में जनरली इतने लेवल्स ऑफ सिक्योरिटी नहीं होते, इतना एनक्रिप्शन लेवल्स नहीं होते, क्योंकि वो ईज ऑफ एक्सेस ज्यादा जरूरी होता है वहां पे। तो ये सारी चीजें हैं मोबाइल वॉलेट्स और बैंकिंग एप्लीकेशंस। तो लायबिलिटी ऑफ द कंज्यूमर इज लिमिटेड इन मोबाइल वॉलेट्स। तो वो एक बेनिफिट है कि जितना पैसा वॉलेट में उतना ही रिस्क पे है। तो ये स्मार्टफोन बेस्ड ट्रांजेक्शन हो सकते हैं विद मोबाइल वॉलेट्स एंड मोबाइल एप्लीकेशंस, बट विदाउट स्मार्टफोन्स भी ट्रांजेक्शंस, डिजिटल ट्रांजेक्शंस किए जा सकते हैं। ये है यूएसएसडी बेस्ड पेमेंट सिस्टम। तो ये लो टेक्नोलॉजी मेथड है ट्रांजेक्शंस के लिए। तो ये भी एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने डेवलप किया है। तो इसके अंदर जो नॉन डेटा है रूट है उससे कम्युनिकेट किया जाता है। तो ये आप जनरली जब ओल्ड फोन्स थे तब भी आप जब ये टाइप करते थे *123# और समथिंग लाइक दैट, तो उसमें आपका अपना बैलेंस चेक कर सकते थे वगैरह आप। तो ऐसे ये यूएसएसडी कम्युनिकेशन है। तो यूएसएसडी कम्युनिकेशन यूज करके सिंपल बैंकिंग ट्रांजेक्शंस लाइक ट्रांसफर ऑफ मनी, पेमेंट वगैरह भी किया जा सकता है। तो ये यूएसएसडी बेस्ड पेमेंट सिस्टम्स है जिनको यूज किया जाता है। तो मल्टीलिंगुअल भी है। तो ये एक्सेस इजी कर देते, विदाउट अ स्मार्टफोन भी बैंकिंग ट्रांजेक्शंस पॉसिबल कर देते। तो ये भी डिजिटल ट्रांजेक्शंस में आता है। अब जो वल्नरेबिलिटीज है, तो वल्नरेबिलिटीज है कि अगर एप्लीकेशन है उसमें कोई प्रॉब्लम आया है तो उसकी वजह से जो यूजर डेटा है वो वल्नरेबल हो जाता है। तो एप्लीकेशन पिन्स डालना जरूरी है। डिनायल ऑफ सर्विसेज और एक तरीका है जिससे वल्नरेबिलिटी आती है। तो ये डिनायल ऑफ सर्विस में जनरली होता है ये है कि जो नेटवर्क है उस पे काफी सारे रिक्वेस्ट एक साथ एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में डाले जाते हैं। तो बिलियंस ऑफ इलेजिटिमेट रिक्वेस्ट, तो वो रिक्वेस्ट जो है उसकी वजह से जो लेजिटिमेट ट्रांजेक्शन है वो भी कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो इसको डिनायल ऑफ सर्विस अटैक बोलते हैं ऑन द नेटवर्क। तीसरा है मैन इन द मिडिल वल्नरेबिलिटी, मतलब जो हैकर है अगर उसको सर्वर्स या मोबाइल वॉलेट्स या पेमेंट नेटवर्क्स जो है उनका या बैंक्स नेटवर्क का एक्सेस मिल गया तो वो मैन इन द मिडिल है, जिसकी वजह से कस्टमर इंफॉर्मेशन वल्नरेबल हो जाती है टू हैकिंग। लिसनिंग टू कम्युनिकेशन, एनक्रिप्शन होने के बावजूद भी ये रिस्क होता है कि कम्युनिकेशन को सुनना जा सके। हैकिंग ऑफ बैंक्स और एनपीसीआई सर्वर्स, अगर बैंक का पूरा सर्वर या एनपीसीआई का पूरा सर्वर हैक हो गया तो इस वजह से काफी सारे कम्युनिकेशन जो ट्रांजेक्शन है वो सामने आ जाएंगे, स्पेशली विथ रिस्पेक्ट टू यूएसएसडी बेस्ड ट्रांजेक्शन। तो ये इजीली एक्सपोज हो जाएंगे। तो ये सारे कंसर्न्स है, वल्नरेबिलिटीज है। तो ये वल्नरेबिलिटीज को मिनिमाइज करने के लिए इनिशिएटिव्स लेना होगा बाय कंज्यूमर्स, बाय पेमेंट सिस्टम्स एंड बाय द गवर्नमेंट। तो कंज्यूमर्स को ऑफकोर्स अपना फोन लॉक करना चाहिए, अनऑथराइज्ड एक्सेस नहीं देना चाहिए अपने फोन पे। बायोमेट्रिक्स भी यूज कर सकते हैं फॉर लॉकिंग अनलॉकिंग। पिन्स होने चाहिए फॉर बैंकिंग एप्लीकेशंस जो स्पेशली उनके लिए, मोबाइल वॉलेट्स के लिए, एप्लीकेशंस के लिए सेपरेट पिन्स होनी चाहिए। ये सारे प्रिकॉशंस कंज्यूमर्स ले सकते हैं। पेमेंट सिस्टम्स को अपना सिस्टम कंटिन्यूअसली ऑडिट करते रहना चाहिए, चेक इट सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी। तो जो भी दिक्कत है उसको उसी टाइम पे फिक्स किया जाए। तो इसीलिए ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो पेमेंट सिस्टम्स है वो भी इनिशिएटिव्स ले, वो भी मेजर्स ले कि डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स उन पे ना हो, फ्लेक्सिबल रहे वो इन हैंडलिंग द ट्रैफिक। और गवर्नमेंट को भी इनिशिएटिव लेना है कि जो नेटवर्क यूज किया जा रहा है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए और इन्वेस्टमेंट लाया जाए इन स्ट्रेंथनिंग द सिक्योरिटी नेटवर्क। लोगों को इन्फॉर्म किया जाए, पॉपुलेशन को एडुकेट किया जाए रिगार्डिंग डिजिटल ट्रांजेक्शंस, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू एल्डर्स एज सच। तो उनको इन्वॉल्व करना जरूरी है। प्लस इवन उनको अवेयर करना चाहिए कि कैसे फ्रॉड्स होते हैं और कैसे उससे बचे जाए। तो ये एजुकेशन भी काफी इंपॉर्टेंट है। इवन लॉस को स्ट्रॉन्ग करना है, जो भी ये वायलेट करे, कोई भी डेटा स्टीलिंग करे, उनको स्ट्रिक्ट पनिशमेंट और क्विक पनिशमेंट देना चाहिए ताकि ये फिर से रिपीट ना हो। तो ये सारे इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट भी ले सकती है फॉर एनकरेजिंग डिजिटल ट्रांजेक्शन एंड कीपिंग देम सेफ फ्रॉम हैकर्स। तो ये है 30th
जैन के न्यूज आइटम्स। थैंक यू।